और मेट्रो सिटी की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें चंडीगढ़ से आ रही है। शिक्षा विभाग ने आरटीई को लागू कर दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए गए और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को दाखिला मिलेगा। पास के स्कूलों में छात्रों को दाखिला मिलेगा। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। शिक्षा विभाग ने आरटीई को प्रदेश में लागू कर दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी को इस बाबत निर्देश भी जारी कर दिए हैं और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए ये एक बड़े फायदे वाली चीज साबित होने वाली है। बड़े फायदे का सौदा साबित होगा। सरकार भी इस बात का दावा कर रही है। हाल ही में आपको याद होगा कि नियम 134A को खत्म करने का फैसला हरियाणा सरकार की ओर से लिया गया था और उसके बाद सरकार ने यह कहा था कि आरटीई के जरिए, राइट टू एजुकेशन के जरिए 25% रिजर्वेशन अभी भी लागू है और ऐसे में 134A को लागू रखना या उसकी एग्जिस्टेंस को रखना, उसमें किसी तरह का कोई फायदा नहीं है और इसीलिए सरकार ने उसको खत्म करने का फैसला किया। और चलिए इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, फरीदाबाद से आ रही है। 200 करोड़ के घोटालेबाज गिरफ्तार हुआ है। 200 करोड़ का घोटालेबाज गिरफ्तार हुआ है। विजिलेंस की गिरफ्त में घोटालेबाज ठेकेदार नगर निगम में 200 करोड़ का घोटाला इसने किया था और कई अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। ये एक और बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं इस वक्त की फरीदाबाद से। इस वक्त की बड़ी जानकारी जहां पर घोटाले का मामला सामने आया है और करोड़ों के घोटालेबाज को गिरफ्तार कर लिया है। विजिलेंस की टीम को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। 200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था और इस 200 करोड़ रुपए के घोटाले में घोटालेबाज को गिरफ्तार कर लिया है। विजिलेंस की टीम ने यह बड़ी सफलता हासिल की है। फरीदाबाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और इससे पहले तस्वीरें आप देख रहे थे। विजिलेंस की गिरफ्त में जो घोटालेबाज है वो आ चुका है। 200 करोड़ रुपए का ये घोटाला बताया जा रहा है। आरोपी सतबीर है जो ठेकेदार था। इसको कल हमने हिरासत में लिया है, कल हरिद्वार से कल रात को। क्या 200 करोड़ के घोटाले में सर ये अभी चल रही जांच चल रही। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुशांत हमारे साथ जुड़ गए। सुशांत, दीजिए पूरी जानकारी, क्या है ये पूरा मामला और किस तरीके से ये गिरफ्तारी संभव हो पाई? देखिए, फरीदाबाद के नगर निगम में 200 करोड़ के घोटाले में विजिलेंस विभाग द्वारा एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। विजिलेंस विभाग द्वारा एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ठेकेदार सतबीर को विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया गया है। हरिद्वार से जो टीम है, विजिलेंस की टीम हरिद्वार गई थी और हरिद्वार से जो विजिलेंस की टीम है सतबीर को वहां से पकड़कर लाई है और 1.5 साल से ये जो मामला था ये सुर्खियों में बताया जा रहा है और कहीं ना कहीं 200 करोड़ का जो घोटाला है वो फरीदाबाद में हुआ है। एक बहुत बड़ा घोटाला कह सकते हैं आप और बिना किसी काम करे 200 करोड़ ले लिए जाते हैं और 200 करोड़ जो है वो गबन कर लिए जाते हैं और कहीं ना कहीं अब जो है वो 200 करोड़ अधिकारियों ने या फिर ठेकेदारों ने गबन कर लिए गए हैं। इसी का जो खुलासा है वो विजिलेंस ने किया है। मुख्यमंत्री ने इसका जो खुलासा है विजिलेंस को दिया था। इसकी टीम की गठित जांच और इसके बाद जो मुख्यमंत्री ने इसकी जांच जो है विजिलेंस को सौंप दी थी और विजिलेंस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की और हरिद्वार से जो आरोपी है उसे पकड़ कर लाए हैं। जी सुशांत, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो अधिकारी हैं जिनकी मिलीभगत इसमें है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। जी देखिए, अभी जांच का विषय है और जांच के विषय के बाद ही पता चल पाएगा कि कितने बड़े अधिकारी इस कार्य में सम्मिलित है, क्योंकि एक बड़े ठेकेदार सतबीर जो है वो बड़े ठेकेदार है, मुख्य ठेकेदार है। उन्होंने 200 करोड़ जो है वो साइन करके अधिकारियों से ले लिए थे। इसमें बड़े बड़े अधिकारियों के नाम अभी आने शामिल हैं कि किन किन अधिकारियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी, परंतु ये एक जांच का विषय और जांच चल भी रही है। अभी विजिलेंस की गिरफ्तारी के बाद बड़े बड़े अधिकारियों ने थोड़ा समय लिया है और अभी जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि किन किन बड़े अधिकारियों के नाम शामिल हैं। जी लेकिन सुशांत, ये अपने आप में एक गंभीर मामला, जिस तरीके से 200 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, कब से मामला चल रहा था, ये भी एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि आगे ऐसे मामले सामने आए, इन मामलों पर रोक लगाई जाए, इसको लेकर भी अब कहीं ना कहीं कदम उठाने होंगे।
देखिए, फरीदाबाद नगर निगम में एक से एक बड़े घोटाले सामने आए हैं। 150 करोड़ का घोटाला कहे या 50 करोड़ का घोटाला कहे, परंतु अब जो है 200 करोड़ का घोटाला 1.5 साल से चर्चाओं में था, सुर्खियों में था और इतने चर्चाओं में था कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसके जो आदेश जारी कर दिए थे, इसकी जो विजिलेंस टीम गठित कर दी गई थी और कहीं ना कहीं इसका जो एक विधायक है नीरज शर्मा एनआईटी विधानसभा से, उन्होंने अपने जो वस्त्र है वो त्याग दिए थे इसके ऊपर। उन्होंने कहा था कि जब तक इस घोटाले का जो गिरफ्तारी नहीं होती तब तक मैं सिले हुए वस्त्र नहीं पहनूंगा। कहीं ना कहीं अब जो गाज है वो अधिकारियों पर गिरी है और ठेकेदारों पर गिरी है। इस कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि किन किन बड़े अधिकारियों के नाम इसमें शामिल आते हैं। जी चलिए, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखेगा। सुशांत, एक बार फिर से आपके पास जरूर आएंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो 200 करोड़ का घोटालेबाज गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन इसकी जद में और भी लोग आने वाले समय में आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमारे संवाददाता जानकारी यहाँ पर दे रहे थे, क्योंकि सरकार इस पूरे मामले को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क थी, जागरूक थी, और इसी का ये नतीजा है कि अब इस मामले में जो सूत्रधार रहे इसके, या यूं कह लीजिए कि जिनके जरिए इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया था, अब उन तक धीरे धीरे विजिलेंस की टीम पहुंच रही है। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी 42वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में बीजेपी कार्यालय में बीजेपी का झंडा फहराया। इस दौरान सीएम ने कहा है कि बड़े संघर्ष से पार्टी की स्थापना की गई, अब देश के अधिकांश राज्यों में बीजेपी का शासन है। साथ ही कहा कि अंत्योदय को लेकर हमारी पार्टी समूचे देश में शासन कर रही है। वहीं सीएम ने परिवारवाद की राजनीति पर बोलते हुए कहा कि कुछ दलों में परिवारवाद की राजनीति हावी रहती है, जो सिर्फ अपने ही लोगों को बढ़ाने का काम करती है। 6 अप्रैल 1980 को और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। 42वां ये स्थापना दिवस है। बहुत एक संघर्ष के बाद, बहुत कार्यकर्ताओं की मेहनत के बाद और एक जीवन में शुचिता लाते हुए और इस पार्टी को एक प्रकार से इसका स्थापना भी हुई और आगे भी बढ़ते बढ़ते आज 42 साल के इस यात्रा में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी आज बनी हुई है। करोड़ों इसके सदस्य हैं, लाखों इसके सक्रिय सदस्य हैं, हजारों की संख्या में पदाधिकारी हैं। तो इस नाते से देश में जहां तक शासन की बात है, अधिकांश राज्यों में इस समय भारतीय जनता पार्टी का शासन है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। आदरणीय नरेंद्र मोदी इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं और जैसा बताया कि एक शुचिता के रूप में, यानी राष्ट्रभक्ति का भाव लेकर के हम लोग अपने इस यात्रा को शुरू किए हुए हैं। यह न परिवारवाद है, न किसी प्रकार का कोई व्यक्तिगत एजेंडा होता है। सत्ता को सेवा का माध्यम बना करके और हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में है या जितनी भी हमारी प्रदेशों में और सरकारें हैं, सब एक ही एजेंडा, अंत्योदय। अंत्योदय अंतिम का उदय होना चाहिए। उसमें गरीब है, महिला है, अनुसूचित जाति है, बैकवर्ड क्लास लोग हैं, जो किसी भी कारण से मुख्य यात्रा में चलने से पिछड़ जाते हैं। प्राकृतिक कारण होते हैं, पारिवारिक कारण होते हैं, कुछ अकस्मात कारण बन जाते हैं। तो ऐसे, और कई बार तो जो शासन करता रहते हैं वो उनके साथ भेदभाव भी करते रहे हैं। तो ऐसे सब चीजों को, भेदभाव को खत्म करने के लिए, उन लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के इस अवसर पर मैं अपने जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। आशा करता हूं इस यात्रा को सब मिलजुल करके आगे बढ़ाएंगे। चंडीगढ़ में नेता प्रतिपक्ष भूपेश सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान हुड्डा ने कहा कि एसवाईएल और हिंदी भाषी क्षेत्रों के मुद्दे को लेकर हमने हरियाणा का पक्ष रखा। अपने शासनकाल के दौरान मजबूती से हमने इसके लिए लड़ाई लड़ी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता एसवाईएल को लेकर है, बाकी सभी मुद्दे इसके बाद आते हैं। हुड्डा ने कहा कि चंडीगढ़ पर हरियाणा और पंजाब के साथ साथ हिमाचल का भी हक है। उन्होंने कहा कि सीएम मनोहर लाल पहले प्रधानमंत्री से मिले और उसके बाद हम सभी हरियाणा की बात उनके सामने रख सकते हैं। तो कहा ना हमने, भाई हमारे को चंडीगढ़ हमारा है, इट इज यूटी, और उसमें देयर आर 3 इश्यूज, डिफरेंट इश्यूज उठाए हमने। वन इज वाटर, अनदर इज हिंदी स्पीकिंग टेरिटरी, थर्ड इज कैपिटल। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज फॉर वाटर, सबसे पहले वही है और वही आधार लेके जब बात चली, उसी का झगड़ा था। अंतिम होना यह है कि हमने कहा है ऑन द फ्लोर ऑफ, कहा भाई हम साथ हैं चीफ मिनिस्टर के, प्राइम मिनिस्टर से मिले, प्रेसिडेंट से मिले, गवर्नर से मिले और इसको इम्प्लीमेंट कराएं और कंटेम्प्ट कोर्ट में डालें, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने वो दे रखा है
और हम हाथ पे हाथ इस बात पे किसी कहने से ये करें। मैंने तो ये कहा है हाउस में कि भाई नेगोशिएट करने की जरूरत नहीं थी। दैट ऑर्डर इज ऑलरेडी अटेन्ड फाइनलिटी। तो एक बात पे कहते हैं हम बात नहीं करेंगे भाई, ऑर्डर इंप्लीमेंट करो। चंडीगढ़ में 7.1 उनका भी था, बाकी 60-40 जो रिमेनिंग में हरियाणा का है, जितने दफ्तर वगैरह है, बट इट इज ए यूटी। अब तो सेंटर ना ये हरियाणा का है, ना पंजाब का है, ना हिमाचल का है, ये तो यूनियन टेरिटरी है। चंडीगढ़ इज यूनियन टेरिटरी, इट इज नाइदर ओन्ड बाय हरियाणा नॉर पंजाब। क्यों? मैं तो कहा भाई हरियाणा का, जब वही तो सवाल है ना, शाह कमीशन ने हरियाणा को दिया, फिर वो कोई इंप्लीमेंट तो नहीं हुआ ना। दैट इज एंडेड। नाउ सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड इन फेवर ऑफ हरियाणा SYL पानी जो है। तो मैं तो कह रहा हूं 3 मुद्दे हमारे भाई, एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो वहीं हुड्डा ने प्रदेश के तमाम मुद्दों को लेकर सरकार पर भी निशाना साधा। नीति आयोग की रिपोर्ट में गरीबी के आंकड़ों और डाडम की सीबीआई जांच समेत कई मुद्दों को लेकर हुड्डा ने सरकार को घेरा। अभी नीति आयोग की रिपोर्ट आई है 2020-21 की, और भी बढ़ गया होगा। उसमें 11.6 जो है पॉपुलेशन जो है वो हरियाणा की, इट इज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। इसका मतलब क्या है कि 30 लाख लोग जो हैं जिनकी इनकम 29 रुपए रोज से कम इन रूरल एरिया और 33 रुपया रोज से कम इन अर्बन एरिया। 14 के बाद और 19 तक बता रहा हूँ, 14 से 19 के बीच में 2337 इलीगल कॉलोनीज डेवलप हुई हैं। इसका 2337 और 20 में 586 हो गई। टोटल जो है 2923 इलीगल कॉलोनी हो गई। इसका मतलब ये है कि रोज एक इलीगल कॉलोनी यहाँ पड़ रही है। ये टाटा माइनिंग में गया, वहां जिस तरह से देखा, उस समय मैंने यहाँ हाउस में भी रेज किया था, भाई सीबीआई की इंक्वायरी कराओ, क्या हो रहा है, इतनी लूट मची हुई है। आज आपके सामने देखा 7.5 करोड़ रुपए जुर्माना हो गया, और अभी होगी कमेटी देख कितना इनके निकलेगा, ये आपके सामने है। फिर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, अब एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हम जो है 11 नए मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, लेकिन 24 सिविल हॉस्पिटल है हमारे, उसमें से 19 में तो केमोथेरेपी नहीं है, 19 में MRI नहीं है, 4 में CT स्कैन नहीं, 5 में डायलिसिस का प्रवाह नहीं, और 20 में कैथ लैब नहीं, और स्टाफ की शॉर्टेज है हर जगह। और जब कोरोना काल में 2200 के करीब हेल्थ वर्कर वगैरह लगाए थे, वो उनको टर्मिनेट कर दिया। रेगुलराइज करना चाहिए था, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के सेवा की। जो कहा था भाई डबल हम तनख्वाह देंगे, वो भी वापस दे दिया। इसी प्रकार से आपका एजुकेशन में जो है, मैं जो कहा ना 60 हजार जो टीचर्स की जो खाली थी, कोई भी तरफ कोई कदम उठा नहीं। प्रिंसिपल खाली है, 50% जगह प्रिंसिपल डायरी नहीं है 50% स्कूलों में। अब मैं बार बार इस बात को कह चुका, भाई ये तो हालात ऐसे हो गए, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, और सरकारी दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, और कोई बात करो अब ये मदद करो तो खजाना खाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुग्राम में सिविल सर्जन कार्यालय के सामने कोरोना काल में अनुबंध के आधार पर रखे गए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने जमकर प्रोटेस्ट किया। कर्मचारियों का आरोप है कि कोरोना काल बीत जाने के बाद उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। इसी कड़ी में हमारे ब्यूरो हेड प्रवीण शर्मा ने कर्मचारियों से खास बातचीत की है, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। में अनुबंध के आधार पर भर्ती किए गए सरकारी कर्मचारी
स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी आज हड़ताल पर बैठे हैं, उनको क्योंकि हटा दिया गया है अनुबंध से और उनकी ये मांग है कि सरकार उनको किसी ना किसी और डिपार्टमेंट में सेट करे। तो हमारे साथ यहाँ कुछ कर्मचारी मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे किस तरह की मांग है आपकी और क्यों आपको हटाया गया है। नमस्कार जी, मेरा नाम सूरज है। हमें कम से कम हमने ज्वाइन किए हुए हो गए होंगे 2-2.5 साल। हम शुरू से ही कोविड में ड्यूटी कर रहे हैं। उस समय की बात है जिस टाइम मतलब शमशान घाट में भी मतलब लाश फूकने की जगह नहीं मिला करती, उस टाइम से हम काम कर रहे हैं। और अब हमें दूध में से जैसे मक्खी निकाल के फेंक दी, उस तरह से फेंक दिया गया है। ना ही हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि भाई आपको निकालेंगे, ना ही हमें पहले बताया था कि भाई आपके लिए इतने दिन के लिए जॉब दी है, नहीं दी है। हम खुद पॉजिटिव हुए हैं। पॉजिटिव होते सराते भी हमें छुट्टी नहीं मिलती थी, ठीक है। पॉजिटिव होते होते भी हम 40 के टेम्परेचर में भी PPE किट पहन के काम करते थे। और आज हमें ये कह दिया गया कि भाई वही कहानी हो रही है हमारे साथ, तेल खत्म खेल खत्म। तो इसके अलावा चलो कोई बात नहीं, वैसे तो कोरोना अभी खत्म का हुआ है, कोरोना लंबा चलेगा। और ये थोड़ी ना है कि जरूरी थोड़ी ना हम लैब टेक्नीशियन है, लैब टेक्नीशियन का कोरोना का ही काम है। सैंपल और भी है, ब्लड टेस्ट भी होते हैं और भी कई तरह के टेस्ट होते हैं। तो हम यहाँ से तब उठेंगे तब हमारी नौकरी ये लगेगी हमें कि भाई तुम सेफ हो, तब उठेंगे। उससे पहले हम नहीं उठेंगे, ऐसे ही धरना प्रदर्शन करेंगे। और जो हमें जैसी भी कार्रवाई करनी पड़ी उसके लिए हम तैयार हैं। ये साथी है सारे, कईयों का घर इसी नौकरी के सहारे चल रहा था। अब घर में वही बात है, चून तक के पैसे नहीं है, अब सड़कों पे बैठे हैं। पहले कहते थे भाई कोविड वॉरियर है, कोविड वॉरियर है। अब कहाँ है वो कोविड वॉरियर? कौन थे वो? हमारे जैसे ही तो लोग थे जो हम पेशेंटों से सामने फेस करते थे, उनके टच में जाते थे। कहाँ है बताओ? इनने क्या किया है? किसके थ्रू इनको नाम मिला है? ये CMO सर हो गए और भी हो गए, ये लोगों के घर में थोड़ी ना जाते थे कि भाई पेशेंटों से फेस करते थे। फेस तो हमारे जैसे लोग करते थे ना। हमें क्या मिला है? आज सड़कों पे उतर गए हम, भिखारियों की तरह हांड रहे हैं, नौकरी दे दो नौकरी दे दो। 2-2.5 साल पहले ये बात नहीं सोची, या हमें ये बताना तक कभी वो नहीं दिया मौका कि भाई लो तुम्हें कहीं और नौकरी ढूंढनी पड़ेगी या क्या है क्या नहीं। अब हम यहाँ से जब उठेंगे जब हमें हमारा हक मिल जाएगा। अब हम देखिए जो बात कह रहे थे कि कोरोना वॉरियर, पहले सच्चे कोरोना वॉरियर सम्मानित किया जाता था, लेकिन आज एक झटके में इनकी नौकरी छूट जाती है और रोजी रोटी का संकट इनके सामने आ जाता है। किस तरह से मांग करते हैं सरकार से कि सरकार अब आपके लिए क्या करे जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारी सरकार से यही उम्मीद है कि हमें NHM के अंदर शिफ्ट किया जाए। कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। गुड़गांव के अंदर आज भी 50 से 60 मरीज पॉजिटिव आए हैं और 30 से 40 सस्पेक्टेड केस हैं। अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है और हम लैब टेक्नीशियन हैं। और भी टेस्ट बहुत सारे होते हैं। कोरोना के अलावा बहुत सारी बीमारियां हैं, ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। कोरोना एक वायरल हो गया, जैसे पहले डेंगू आया था, डेंगू से भी लोग बहुत डरा करते थे। अब वो हो गया है, सीजनल बीमारी होगी। ऐसे ही कोरोना भी एक सीजनल बीमारी होगी, ये कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगी। तो साफ तौर पर ये देखिए बैठे हैं कर्मचारी और इनकी साफ तौर पर ये मांग है कि सरकार इनके साथ न्याय करे और इनको रोजगार उपलब्ध कराए, किसी और डिपार्टमेंट में सेट करे। क्योंकि ये जो कर्मचारी बैठे हैं सभी पैरा मेडिकल स्टाफ हैं, यानी एक ट्रेंड मेडिकल स्टाफ हैं जिनको कहीं भी सरकार एडजस्ट करके काम ले सकती है। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों की पहले से कमी है, ऐसा इन कर्मचारियों ने हमें बताया है। तो सरकार से मांग है इनकी कि इनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करके इनके रोजगार को बचाया जाए। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ प्रवीण शर्मा, हर खबर, गुरुग्राम। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे साथ प्रवीण खुद जुड़ गए हैं। प्रवीण, आप जानना चाहेंगे क्योंकि देखिए आप कोरोना काल में इनको अनुबंध पर रखा था सरकार ने, लेकिन सरकार को अब लगता है कि अब इनकी जरूरत नहीं है, जिसके बाद इनको हटाने का फैसला किया गया। लेकिन जो विरोध कर रहे हैं इनका ये कहना है कि भाई सरकार ने जिस तरीके से पहले हमें रखा उसके बाद अब हटाने का फैसला किया, ये ठीक नहीं है। क्या कुछ और मांगे हैं इनकी जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं? प्रवीण, आवाज आ रही है आपको हमारी? सुन पा रहे हैं क्या आप? जरूर थे जी जी, बिल्कुल बिल्कुल अमित, आवाज मुझे आ रही है। बोलिए बोलिए, क्या कुछ मांगे? कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि जब इनको रखा, कर्मचारियों का कहना है कि जब उनको रखा गया तो इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई थी कि उनको इस समय हटा दिया जाएगा, और उसको लेकर बड़े व्यथित हैं कर्मचारी। उनका कहना है कि सरकार के पास बहुत सी वैकेंसी है, नगर निगम में वैकेंसी है, हॉस्पिटल्स में वैकेंसी है। क्योंकि जो हड़ताल पर जो बैठे हैं धरने पर कर्मचारी, ये सभी एक ट्रेंड स्टाफ है। कुछ पैरामेडिकल स्टाफ है, कुछ लैब टेक्नीशियंस हैं, तो सभी एक टेक्निकल स्टाफ है। और जो कोरोना का जैसे असर कम होता है तो उनको हटा दिया जाता है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब कोरोना काल था, जब कोई घर से नहीं निकल रहा था, तो उस समय वो जाकर लोगों की सेवा करते थे और लोगों की जान बचाने का काम करते थे। लेकिन जिस तरह से उन्हें
हटाया जा रहा है, ये बिल्कुल नाजायज तरीका है, क्योंकि उनके घर में अब चूल्हा जलना भी बंद हो जाएगा। तो उनका साफ कहना है कि जब तक सरकार उनको कहीं और एडजस्ट नहीं करती, वे धरने पर बैठे रहेंगे और अपनी मांग, उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि उनको कहीं और शिफ्ट किया जाए, किसी और डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जाए, चाहे सिविल हॉस्पिटल में रखा जाए, चाहे एचएनएम में रखा जाए, चाहे नगर निगम में भेजा जाए, लेकिन उनकी नौकरी ना छीनी जाए, क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल में वैसे ही महंगाई की मार पब्लिक झेल रही है और उसके बाद नौकरी हटना अचानक से उनके लिए वाकई रोजी रोटी का संकट बनता नजर आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन सरकार की ओर से जो दलील दी जा रही है उसको किस तरीके से देखा जाए प्रवीण? बिल्कुल, देखिए जैसे कि अनुबंध के आधार पर ये कर्मचारी थे, हमने भी उनसे ये बात करने की कोशिश की, आपका अनुबंध समाप्त हो गया और आपको हटना ही था। तो उनका साफ कहना था कि जब कोरोना का चरम था, जब सेकेंड वेव कोरोना की आई थी, तो उस वक्त उन्हें ये नहीं बताया गया था कि ये अनुबंध कोरोना की वेव खत्म होते ही जो है आपको नौकरी से निकाल दिया जाता। अगर उन्हें पहले इस तरह कोई जानकारी दी जाती तो वो अपनी वैकल्पिक व्यवस्था कुछ ना कुछ रखते, जिससे उनके घर का गुजारा हो जाता। लेकिन जिस तरह से सरकार ने उन्हें एकदम दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं घर में रोटी आटे दाल का भी संकट पैदा हो गया और इस बात को लेकर कर्मचारी एकजुट है। उनका साफ कहना है कि उनका धरना तभी समाप्त होगा जब सरकार उनके लिए कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करती। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रवीण, इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। महंगाई का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। बढ़ती महंगाई के बीच गुरुग्राम से हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है। लोगों का क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए आप। 16 दिन से पेट्रोल और डीजल के रेटों में 14वीं बार बढ़ोतरी हुई है और अब हम कहें कि 16 दिन में पेट्रोल और डीजल के दाम 10 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ गए हैं। उसको लेकर जनता की क्या प्रक्रिया है, हम जानते हैं कि किस तरह से भाई साहब पेट्रोल के दाम पिछले 16 दिनों में 10 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए हैं, किस तरह से देखते हैं? देखना क्या भाई साहब, बहुत मुश्किल हो रहा है अब तो परिवार चलाना। इंसान सुबह से शाम तक काम करता है, मेहनत करता है, इसलिए कि अपने परिवार को कम से कम संतुष्ट कर पाए। इस महंगाई में तो ये हाल हो रखा है कि बंदा घर से निकले तो निकले कैसे। अब ये मौसम की मार देख ही रहे हो, ऊपर से पेट्रोल की मार है, डबल मार चल रही है, बहुत तकलीफ हो गई है भैया, बहुत पेट्रोल की मार और उसके साथ मौसम की मार। बाबूजी, जिस तरह से दाम लगातार बढ़ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं इसको आप? भाई बड़ी समस्या है। किस तरह से क्या, देखो अभी इतने पैसे देने पड़ रहे हैं और बाकी चीज़ें भी तो महंगी हो जाएंगी फिर इसके साथ साथ। जी बिल्कुल, इसके साथ साथ बाकी चीज़ों पर भी असर पड़ेगा। और जानते हैं आप क्या काम करते हैं भैया? सर मेरा अपना शॉप है। अच्छा, शॉप पे पेट्रोल और डीजल के दाम जैसे बढ़ रहे हैं, उससे क्या और प्रोडक्ट पे भी असर पड़ रहा है आपकी शॉप पे? सर सब चीज़ महंगी होती जा रही है, रॉ मटेरियल सारा महंगा हो गया है। अब महंगाई का क्या कर सकते हैं, सरकार के ऊपर डिपेंड करता है ये। सरकार अगर चाहे तो कम भी कर सकती है, जबकि हमारे यहाँ दूसरे देशों में सस्ता मिलता है। चलिए, सरकार से यही उम्मीद है कि कुछ कम करेगी। आप क्या काम करते भैया? सुधीर। हाँ, जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, कैसे देखते हैं आप, कितना असर आपकी जेब पर पड़ रहा है? वो तो सब पे पड़ रहा है और ये तो देश के लिए है, कोई हमारी पर्सनल थोड़ी किसी से देश चलेगी ना। चलिए भाई साहब, कहना कि देश के हित में है, क्योंकि जिस तरह की योजनाएं सरकार ला रही है उससे भी कहीं ना कहीं लोगों को ही फायदा मिल रहा है। और जानते हैं किस तरह से देखते हैं भैया, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कितना असर देखते हैं आप? सर मैं पहले 1.5 किलो दूध लेता था अपने घर का, अब 1 किलो दूध लेने लग गया हूँ पेट्रोल के चक्कर में। बच्चे को दूध 1 गिलास कम पिला दूंगा, कोई बात नहीं, मगर काम तो करना है ना, नौकरी पे तो जाना है ना। नौकरी नहीं करेंगे तो और पैसे कहाँ से लाएंगे, किराया भी देना होता है घर का, इसलिए। पेट्रोल से और वस्तुओं पे भी असर पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है सर, क्यों नहीं पड़ रहा। जहाँ पे पुलिस वाले बेफजूल में बैरियर लगा के खड़े हैं, पेट्रोल की वेस्टेज हो रही है सारी, बेफजूल में रोक कर खड़े हो जाते हैं, वे टाइम भी कट रहा है, हमारी ड्यूटी के भी पैसे कटते हैं सारे। तो कहीं ना कहीं जो पेट्रोल के बढ़ते दाम हैं वो लोगों की रसोई सहित, जैसा कि अभी ये भाई साहब बता रहे थे कि पेट्रोल जरूरी है क्योंकि काम करना है, बच्चे को दूध कम पिला देंगे, तो ये एक बड़ा मार्मिक है। बढ़ती महंगाई को लेकर जो जनता पर मार पड़ रही है, उसको लेकर जो मन में एक टीस है वो आपने अभी साफ देखी। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ प्रवीण शर्मा, हर खबर हरियाणा, गुरुग्राम। और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, आप देखते रहिए हर खबर।